नमस्कार प्यारे साथियों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर। तो मित्रों, पिछले सेशन में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमने देखा कि एक आयोग का गठन, इसमें प्रावधान था कि 1919 की भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए या फिर इसकी जांच करने के लिए अगले 10 वर्ष पश्चात का प्रावधान था। प्यारे साथी, अगले 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया होगा कि अगले 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन नहीं किया गया, बल्कि 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया। यानी कि 1929 में होना था और 1929 की जगह 1927 में ही एक आयोग का गठन किया गया। जो कौन सा आयोग था? जो था हमारे साइमन आयोग। कौन सा था? साइमन आयोग। और मैंने आपको बताया होगा कि ये 1928 में भारत आया, एक बार फरवरी में आया और एक बार अक्टूबर में आया, यानी 2 बार भारत में आया। आपको मैंने ये भी बताया होगा कि इसकी विरोध हुआ था भारत में, अच्छी मात्रा में विरोध हुआ। विरोध के कारण भी बताए होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया होगा कि आगे चल करके इसमें प्रावधान था कि ये जो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि भाई, यदि आप ही कानून बना रहे हैं और आप ही इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि ये जो निर्णय होगा ये तटस्थ निर्णय होगा। तो भारतीयों ने इसका काफ़ी अधिक मात्रा में विरोध किया था। तो आगे चल करके मैंने आपको बताया कि इस समय लॉर्ड बर्किनहेड जो थे वो भारत सचिव हुआ करते थे। तो लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने भारतीयों को चेतावनी दी थी कि भारतीयों, यदि आप इतने चालाक हैं तो क्या लेकर के आइए, एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके लाइए। तो प्यारे साथियों, हमें चुनौती मिले और हम स्वीकार न करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा चुनौती को स्वीकार किया गया और एक नेहरू समिति का गठन किया गया जिसमें 10 सदस्य थे। और इस नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। ये मैंने आपको बताया होगा। नेहरू समिति ने कुछ मांगी थी अपनी इस रिपोर्ट में, और नेहरू समिति की रिपोर्ट के विरोध में मैंने आपको बताया कि इस समय एक व्यक्ति और तैयार हो चुका था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो नेहरू समिति की रिपोर्ट के विरोध में लेकर के आते हैं अपनी का 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग रखी गई 29 मार्च 1929 को। कब? 29 मार्च 1929 को। ठीक है प्यारे साथी। उसके बाद अगले ही वर्ष साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी थी मई 1930 में। और जो हम मांग रहे थे ब्रिटिश सरकार से, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया और इसका उल्टा ही दिया हमको। हम मांग रहे थे केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार दीजिए, इन्होंने कहा कि केंद्र में द्वैत शासन लगाइए। हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर रहे थे, ये जो बढ़ाते हुए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ाया जाए और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। ये सभी प्रावधान इन लोगों ने साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें प्रावधान इसमें दिए मई 1930 में। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, इस पर विचार विमर्श करने के लिए या भारत का संविधान का मसौदा आगे इतिहास को बढ़ाने के लिए, संविधान के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए प्यारे साथी, इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। यहाँ तक हमारी बात पिछले सेशन में हुई होगी। ठीक प्यारे साथी, अब हम लोग देखेंगे कि जो इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, तीन गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन 1930 का जो था वो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था। उन्नीस 31 का जो था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। 1932 का
हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड गोलमेज सम्मेलन था। प्यारे साथी, मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए या फिर भारत के संविधान का विकास आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्यारे साथी, ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं इंग्लैंड में, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर, कौन? डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हमारे पहुंचे थे। ठीक है। कांग्रेस जो गई थी हमारी कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी हमारी एक ही में गई थी। कांग्रेस की तरफ से गए थे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 का हुआ कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस जो पहुंची थी वो कब पहुंची? 1931 के गोलमेज सम्मेलन में पहुंची। और डॉक्टर अंबेडकर जो गए वो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमारे पहुंचे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीयों में जो दलित थे उन दलितों की मांगों को रखा और दलितों की उन्होंने हैसियत या स्थिति को बताया गोलमेज सम्मेलन में कि जो दलितों की स्थिति है भारत में वो कहीं ना कहीं दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। इनको कहीं ना कहीं पशुओं से भी कमज़ोर माना जाता है, एक प्रकार से माना जाए। उन्होंने बताया कि दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और कहीं ना कहीं इन्होंने मांग करी कि भाई भारत में क्या हो चुका है अब तक, भारत में सभी के लिए, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, ईसाई के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, इन सब के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई है वो सबके लिए दी जा चुकी है। हम मांग कर रहे हैं किसकी? हम मांग कर रहे हैं दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो ज़्यादा ही बेकार है। जब ये लोग शासन में आएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ों को रख पाएंगे, जब ये अपनी आवाज़ को रख पाएंगे शासन में आकर के तो कहीं ना कहीं इनका उद्धार होगा, इनकी जो स्थिति है उनमें सुधार आएगा। तो अंबेडकर साहब की बात जो थी उसको मान लिया गया। किसके द्वारा? तत्कालीन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमसेस मैकडोनल्ड्स। कौन थे? मैकडोनल्ड्स थे। पूरा नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन थे प्रधानमंत्री यहाँ के? मैकडोनल्ड्स थे। कौन थे प्यारे साथी? मैकडोनल्ड्स थे। तो मैकडोनल्ड साहब ने, जो अंबेडकर साहब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे थे, उसको स्वीकार कर लिया गया। और प्यारे साथियों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय, किस समय? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय यानी कि 1932 के समय रैमसेस मैकडोनल्ड साहब ने क्या करी? घोषणा कर दी प्यारे साथियों, एक घोषणा करी। और इस घोषणा में क्या बताया? इन्होंने बताया कि भारत में दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, रैमसेस मैकडोनल्ड साहब ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के समय घोषणा कर दी कि भारत में जितने भी दलित हैं उनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी तथा इसके तहत क्या दिया जाएगा? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, जिससे इनकी स्थिति सुधर सके। लेकिन प्यारे साथी, इसके विरोध में आए गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर साहब तुम तो फिर इस हिसाब से समाज का बंटवारा कर दोगे। अंबेडकर साहब ने कहा कि गांधी जी ऐसा है, ये जो ईसाइयों को दिया गया है, आंग्ल भारतीयों को दिया गया है, मुस्लिमों को दिया गया है, आपने उसका विरोध नहीं किया क्या? जब समाज का बंटवारा नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं दलितों की स्थिति सुधारने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया कि गांधी जी कहीं ना कहीं इसके विरोध में थे। और गांधी जी कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि वो अपने शरीर के साथ बहुत हिंसा किया करते थे।
गांधी जी अपने शरीर के साथ बहुत ज़्यादा हिंसा किया करते थे। तो गांधी जी बैठ गए पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर, यानी कि आमरण अनशन पर बैठ गए। प्यारे साथियों, आगे चल करके महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को होता है क्या? पूना समझौता, या फिर हम इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी विरोध में थे भाई, गांधी जी भी कहीं ना कहीं भारत के उस समय जान थे। तो आगे चल करके महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच क्या कराया गया? डॉक्टर अंबेडकर के बीच कराया गया एक समझौता, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं, जिसकी तिथि कौन सी थी? तो 24 सितंबर 1932 को यह पूना समझौता हुआ। उसके बाद भारतीयों में जो दलित थे, प्यारे साथियों, जो भारतीयों में जो दलित थे, इन दलितों के लिए क्या दे दी गया? हिंदुओं की निर्वाचन प्रणाली में ही आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। हिंदुओं की निर्वाचन प्रणाली में ही आरक्षण की व्यवस्था किसे दे दी गई? दलितों को दे दी गई। इसके बाद क्या हुआ? हिंदुओं की निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो क्या किया गया? हिंदुओं की निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण की व्यवस्था की गई। प्यारे साथी, अब सुन लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहां से। मित्रों, क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसेस मैकडोनाल्ड्स द्वारा 1932 में की गई घोषणा कि दलितों के लिए भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी, यह किसका परिणाम थी? यह किसका परिणाम थी? यह क्वेश्चन पूछा था प्यारे साथी यूपी पैट में, उत्तर प्रदेश जो पैट का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो किसका परिणाम थी? भैया परिणाम पूछा है, घोषणा नहीं पूछी है। घोषणा पूछेगा तो 1932 में, लेकिन प्यारे साथी अगर आपको पूछेगा कौन सा, यदि आपसे पूछेगा कि परिणाम किसका थी, तो परिणाम थी मेरे साथी 1931 के, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का यह परिणाम रहा। ठीक है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही तो सवाल जवाब हो रहे हैं। विवाद की स्थिति तो यहाँ थी ना, जब भी तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर की बात को मान करके प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड साहब ने घोषणा की थी। बात आपको समझ में आ रही होगी यहां तक? ठीक है प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन पूछता है कि पूना पैक्ट की तिथि बताइए। तो 24 सितंबर 1932। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। बात यहां तक क्लियर है? अरे बात यहां तक क्लियर है प्यारे साथी? ठीक है यहां तक? चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकल करके आया, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकल करके आया, उस पर एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी किया गया। व्हाइट पेपर, उस पर एक व्हाइट पेपर जारी किया गया, यानी कि श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी किया गया। और प्यारे साथियों आगे चल करके लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। और इस समिति की जो रिपोर्ट आई प्यारे साथियों, इस समिति की रिपोर्ट को ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित करके, ब्रिटेन की
संसद द्वारा पारित करके 4 अगस्त 1935 को इस पर क्राउन द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए प्यारे साथी, हस्ताक्षर कर दिए गए। और यही रिपोर्ट बनती है भारत में, क्या यही रिपोर्ट बनती है क्या, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या बनती है प्यारे साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 हमारी यही रिपोर्ट बनती है, जिसमें 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूचियां थीं और 14 भाग हुआ करते थे। बात यहाँ तक हमारी जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़े आप। चलिए अब डाल दीजिए आप लोग भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए साथियों डाल दीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935। प्यारे साथियों, इस भारत शासन अधिनियम 1935 का संविधान के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव रहा है, बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, अत्यधिक प्रभाव रहा है इसका। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कितने आर्टिकल थे, यानी कि इसमें जो अनुच्छेद थे प्यारे साथी, अनुच्छेद थे 321, 321 अनुच्छेद थे और इसमें 10 अनुसूचियाँ थीं, 10 इसमें अनुसूचियाँ थी हमारी और हमारे 14 इसमें भाग हुआ करते थे। 14 कितने थे, 14 भाग थे, 10 अनुसूचियाँ थीं और 321 हमारे अनुच्छेद इसमें हुआ करते थे। चलिए अब बात करते हैं कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 से जो महत्वपूर्ण हमारे प्रावधान देखने को मिलते हैं हमें, वो कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं। चलिए पहला हमको देखने को मिला कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन की यहाँ से स्थापना की बात की जा रही है, यानी कि अखिल भारतीय, पहले हम लोग प्रावधान लिख लें, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। तो प्यारे साथियों, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की यहाँ से बात की गई, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की यहाँ से बात की गई। ठीक है, दूसरा प्रावधान जो हमारा यहाँ पर आया, दूसरा प्रावधान हमारा आया कि केंद्र में द्वैध शासन यहाँ से लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जैसा कि ये चाह रहे थे अंग्रेज लोग कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तीसरा, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। नंबर 4, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां यहां से ली गई। अगला हम लोग देखेंगे कि यहां से एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई यहां से।
और अगला, ये जो हमारी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो अखिल भारतीय विधान परिषद थी हमारी, अखिल भारतीय विधान परिषद जो थी हमारी, अखिल भारतीय जो हमारी विधान परिषद थी, उसमें क्या किया गया प्यारे साथी, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, उसमें परिवर्तन हमारा किया गया। और परिवर्तन क्या किया गया मैं आपको बताऊंगा आगे, कि ये थी हमारी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें 2 सदन हुआ करते थे, कौन कौन से, एक का नाम था विधानसभा और एक का नाम था कौन सा हमारा, राज्य परिषद। तो ये जो विधानसभा हुआ करता था, इसका नाम बदल करके कर दिया गया यहाँ से संघीय सभा। कितना कर दिया गया, संघीय सभा, यहाँ से इसका नाम कर दिया गया। ये जो राज्य परिषद है, ये राज्य परिषद हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा, राज्य परिषद। ठीक है प्यारे साथी। अब इसमें हमारा, इसमें इन्होंने सदस्य रखे 375 इसमें कर दिए इन्होंने, और 260 इन्होंने इसमें कर दिए। 375 में से 250 का होना था हमारा निर्वाचन, और बच गए कितने हमारे, 125 प्यारे साथी, 125 बच गए। 125 का होना था हमारा मनोनयन। क्या होना था, मनोनयन होना था। 260 सदस्य यहाँ थे राज्य परिषद में, और 260 में से 156 थे, 156 का होना था हमारा निर्वाचन, 156 का निर्वाचन होना था। और कितने बच गए हमारे, 104 बच गए, 104। तो 104 जो बच गए उनका होना है मनोनयन। क्या होना है, मनोनयन उनका होना है प्यारे साथी। बात यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए इतनी बात पर हम लोग चर्चा करते हैं, इतनी बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं साथियों। साथियों चाय भी जरूरी है, चाय आई है हमारे लिए। है क्या कि पहले जो हम क्लास लिया करते थे वो काफ़ी दूर था, लेकिन फ़िलहाल क्या किया गया है हमारे द्वारा कि वो जो स्टूडियो है उसको उठा करके हमने फ़िलहाल अपने घर पर ही लगा लिया है। तो आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए क्या है कि कभी कभी छुट्टी हो जाती थी, कभी कभी छुट्टी भी हो जाया करती थी कि 2 दिन क्लास नहीं आई, 3 दिन क्लास नहीं आई। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने कहीं ना कहीं सेटअप को इधर से उधर करना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी सिर पर है, तो हम लोगों को देखते हुए चलना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला प्रावधान इसमें था कि भैया एक ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय संघ की स्थापना की यहाँ पर बात की गई प्यारे साथी। क्या बात की गई, यहाँ पर बात की गई। इसमें प्रावधान ये था प्यारे साथी, ये जो कह रहे हैं कि हम अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, इसमें प्रावधान ये किया गया कि इसमें कहा कि ये जो ब्रिटिश प्रांत होंगे, ये जो ब्रिटिश प्रांत होंगे, ये तो टोटल के टोटल आएंगे, ये तो टोटल के टोटल आएंगे, हमारे टोटल के टोटल आएंगे, यानी कि सभी आ जाएंगे, ब्रिटिश प्रांत हमारे सभी आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो देसी रियासतें हैं ना, ये जो देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों को इनकी स्वायत्ता पर छोड़ा गया। स्वायत्ता यानी कि इनको इनकी मर्जी पर छोड़ा गया कि ब्रिटिश प्रांत जो होंगे वो इस अखिल भारतीय संघ में जो है बिल्कुल आएंगे, इन्हें मैंडेटरी है आना। लेकिन ये जो देसी रियासतें हैं इनको स्वायत्ता प्रदान की गई। इनसे कह दिया गया कि यदि आपकी मर्जी है तो आप इस संघ में आ सकते हैं, यदि आपकी मर्जी नहीं है तो आप इस संघ में नहीं भी आ सकते हैं। तो लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि कौन राजा ऐसा होगा, कौन राजा ऐसा होगा जो कि अपना राजपाट छोड़ करके एक संघ में सम्मिलित होगा। तो मेरे साथी कोई भी राजा आया ही नहीं, कोई राजा आया ही नहीं संघ में मिलने के लिए। जब कोई राजा आएगा ही नहीं तो क्या होगा कि एक संघ की स्थापना हुई नहीं। तो मैंने जब भी तो लिखवाया है आपको कि स्थापना की नहीं गई, लेकिन मैंने कहा कि स्थापना की बात की गई। यदि राजा आ जाते, देसी रास्ता आ जाती, तो कहीं ना कहीं एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हमारी हो जाती। लेकिन बात की गई, हमारी स्थापना नहीं की गई। आपको ये प्रावधान ध्यान रखना है प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। अगला मैंने आपको बताया कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। आपको पता है कि हमने प्रांतों में द्वैध शासन देख लिया है 1919 के भारत शासन अधिनियम से। तो मैं आपको बता दूं कि प्रांतों में द्वैध शासन कैसे लगाया गया था। आप सभी जानते हैं कि प्रांतों के जो सब्जेक्ट थे उनको हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो आरक्षित सब्जेक्ट थे, एक हमारे हस्तांतरित सब्जेक्ट थे, यानी कि एक रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे थे ट्रांसफर सब्जेक्ट।
ये जो आरक्षित थे या फिर जो रिजर्व थे, इनका प्रशासन कौन करता था? तो इनका प्रशासन कर रहा था कौन? भाई प्रांतों की बात चल रही है तो प्रांतों में गवर्नर है, तो उसका गवर्नर करेगा प्लस अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करेगा। ये जो हस्तांतरित विषय थे या फिर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, उनका प्रशासन कौन करता? तो उनका प्रशासन करता कौन? गवर्नर ही करता, लेकिन करता किसके माध्यम से? विधान परिषद के माध्यम से। और प्यारे साथी, इस विधान परिषद में तो हमारे भारतीय भी थे, इस विधान परिषद में तो हमारे भारतीय भी थे। अरे थे ना थे? क्यों रे विनोद? अरे थे ना थे? बिल्कुल थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र के विषयों को भी बांटा जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर ये जो केंद्र के सब्जेक्ट हैं, केंद्र के जो विषय हैं, इनको भी कहीं ना कहीं दो भागों में बांटा जाएगा। एक तो आरक्षित, एक तो आरक्षित विषय, दूसरे हमारे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय का जो प्रशासन कौन करेगा? तो वायसराय है। भैया केंद्र में कौन है? अरे केंद्र में वायसराय है, केंद्र में वायसराय है ना, तो वायसराय करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से, यानी कि कार्यकारी परिषद के माध्यम से। ये जो हस्तांतरित विषय होंगे करेगा वायसराय ही, लेकिन किसके माध्यम से? किसके माध्यम से करेगा? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से। और प्यारे साथी, इसमें तो हमारे भारतीय भी हैं, इसमें हमारे भारतीय भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। कैसे? कि भैया विषय जो हैं, जो केंद्र के विषय हैं, उनको दो भागों में बांटा, एक आरक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित विषय। ये जो आरक्षित विषय हैं, इनका प्रशासन कौन कर रहा है? वायसराय कर रहा है, अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से कर रहा है। दूसरा हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय का प्रशासन कौन करेगा? तो करेगा वायसराय ही, लेकिन किसके माध्यम से करेगा? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से करेगा। तो केंद्र में द्वैध शासन आपको समझ में आया होगा। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। प्यारे साथी, यहाँ से किया गया प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी कि प्रांतों में क्या दे दी गई? स्वतंत्रता दे दी गई, यानी प्रांतों में सरकार बना सकती हैं ये जो भारतीय लोग हैं वो, और उनकी जो पार्टियां हैं, यानी कांग्रेस पार्टी एक प्रकार समझ ले। उस समय क्या होता था कि जो कांग्रेस थी वही भारत थी और भारत ही कांग्रेस था। तो जो भारतीय लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता उन्हें मिल चुकी है, तो वो अपनी प्रांतों में सरकार बना सकते हैं। इतनी इन्होंने स्वतंत्रता हमको दी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अगला, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ प्रदान की गई। यहाँ से 3 सूचियाँ कौन कौन सी थी प्यारे साथी? पहला संघ सूची, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, है ना, ऐसे बना दो यू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दूसरा संघ सूची के बाद राज्य सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। नंबर 3 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची को हम बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। 1935 के समय इसमें विषय हुआ करते थे 59, 54 और हमारे 36, यानी कि 59, 54 और 36। संघ सूची में 1935 में 59 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में 54 थे, और समवर्ती सूची में हमारे 36 सब्जेक्ट हुआ करते थे। कितने? 36 सब्जेक्ट हमारे हुआ करते थे प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए, तो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ प्रदान की गई, यानी कि जो केंद्र है, केंद्र के लिए अलग 59 विषय दे दिए गए कानून बनाने के लिए, और जो राज्य हैं, राज्य के लिए 54 सब्जेक्ट अलग दे दिए गए कानून बनाने के लिए। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। जिसमें कितने सब्जेक्ट रखे थे इन्होंने? 36 सब्जेक्ट रखे थे। ठीक है, अगला एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई प्यारे साथी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और प्यारे साथियों 1 अक्टूबर 1937 से इस संघीय न्यायालय ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया, कार्य प्रारंभ कर दिया था, कार्य प्रारंभ कर दिया था। और इसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश के साथ, भाई न्यायाधीश की बात करेंगे हम लोग, तो एक मुख्य न्यायाधीश के साथ, मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे प्यारे साथी। कभी कभी मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ देता है कि भारत शासन अधिनियम
1935 के आधार पर गठित संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्यारे साथियों कौन थे? सर मॉरिस गोयर के थे। कौन थे? सर मॉरिस गोयर हमारे हुआ करते थे। ठीक है। अगला, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या अखिल भारतीय विधान परिषद में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? मैंने आपको बताया कि ये जो संघीय सभा थी, यानी कि यहाँ पर संघीय सभा की जगह कौन सा सदन हुआ करता था? 1935 से पहले यहाँ पर विधानसभा हुआ करता था, यहाँ पर राज्य परिषद हुआ करता था। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम से मेरे प्यारे साथी क्या हुआ कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से ये जो विधानसभा जो सदन हुआ करता था, इसको क्या कर दिया गया? संघीय सभा कर दिया गया, जिसमें 375 सदस्य इन्होंने बनाए। 375 में से 250 होगा, यानी 250 का होना है निर्वाचन और 125 का होना है क्या? मनोनयन। कहाँ से होगा मनोनयन? ये हमारी देशी रियासतों से मनोनयन हमारा होगा। अगला, राज्य परिषद। राज्य परिषद में कितने सदस्य रखे? 260 इन्होंने रखे, 260। 156 का होना है चुनाव और 104 का होना है क्या होना है? मनोनयन हमारा होना है। बात यहाँ तक क्लियर है? अरे प्यारे साथी, बात यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे बात करते हैं। और प्रावधान क्या थे यहाँ से, ये आप लोग नोट करते चलिएगा प्रावधानों को। ठीक है। और क्या हुआ यहाँ से? प्यारे साथी, आप लोग जानते हैं कि ये जो केंद्र की विधायिका थी, केंद्र की विधायिका जो थी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि केंद्र की जो विधान परिषद थी, उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम से द्विसदनीय किया था, जिसमें मैंने आपको बताया एक का नाम विधानसभा था और एक का नाम राज्य परिषद था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्विसदनवाद लागू किया गया, यानी कि प्रांतों की जो विधान परिषदें थी उनमें क्या किया गया? द्विसदनवाद लागू किया गया, यानी कि दो द्विसदनीय बनाई गई प्रांतों की विधान परिषदों को। प्रांतीय विधान परिषद द्विसदनीय बनाई गई। तो मैंने आपको बताया कि प्रांतों की जो विधान परिषदें थी इनको द्विसदनीय बनाया गया। शुरुआत में 6 प्रांतों में द्विसदनवाद लागू किया गया। प्यारे साथी, 6 प्रांतों में द्विसदनवाद लागू किया गया था। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में द्विसदनवाद लागू किया गया था। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश जिसमें तो भैया जनसंख्या भी हमारी इतनी है क्या? बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या भी हमारे यूरोप की आधी जनसंख्या के बराबर है। चलिए तो अब बात करते हैं कि प्रांतीय विधान परिषद जो थी उनमें द्विसदनवाद यानी कि द्विसदनीय बनाई गई। पहला, बंगाल में द्विसदनवाद लागू किया गया, बंबई में, मद्रास में, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, यानी कि 6 प्रांतों में द्विसदनवाद लागू किया गया। बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए आपको। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हुआ करती थी, मैंने आपको बताया कि 3 सूचियाँ यहाँ से बनाई गई, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसा विषय जो कि इन तीनों सूचियों में नहीं था, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा विषय जो कि इन तीनों सूचियों में नहीं था, उस विषय को हमने बोला अवशिष्ट शक्तियां या फिर आपातकालीन शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां जो थी, अवशिष्ट शक्तियों को
वायसराय, अगर वायसराय ऑप्शन में ना दे तो गवर्नर जनरल में निहित किया गया, निहित यहां से किया गया प्यारे साथी। बात यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अरे हो जाएगी यहां तक बात क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अवशिष्ट शक्तियां जो थी उन्हें वायसराय या गवर्नर जनरल में निहित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित थी, तो किस में निहित थी प्यारे साथी, वायसराय बोल दे या फिर आपको ऑप्शन में वायसराय ना दे करके गवर्नर जनरल नाम दे, तब भी आप लोग टिक करके आइएगा, क्योंकि नाम ही परिवर्तन हुआ है, गवर्नर जनरल का वायसराय नाम कर दिया गया, लेकिन बात एक ही है, पावर वही है। ठीक है, और अगला प्रावधान देखें कि यहां से आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना, बर्मा को भारत से अलग किया गया, इससे बर्मा को भारत से अलग किया गया, और हमारा भारत की कुल जनसंख्या के 10% या 10% लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया, मतदान का अधिकार दिया गया। और अगला प्रावधान यहां से लिखिएगा कि यहां से एक संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और एक या एक से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापना की बात, स्थापना की हमारी बात की गई। ठीक है प्यारे साथी, यहां तक बात क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग या एक से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात यहां से की गई। ठीक है, यहां तक आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक उतार लीजिएगा। अगला मैं बताऊं आपको, तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें आपको पता है कि प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता मिल चुकी है। भारतीयों के लिए प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता मिल चुकी है, प्रांतों में स्वतंत्रता मिल चुकी है भारतीयों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रांतीय स्वतंत्रता आपको मिली है, इसमें अब कराए जाएंगे चुनाव। क्या कराए जाएंगे? चुनाव कराए जाएंगे प्रांतों में। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव कराए गए प्यारे साथियों। 1937 में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं हमारे। 1937 में चुनाव हुए। चुनाव कितने प्रांतों में हुए? 11 ब्रिटिश प्रांतों में हुए। कितने में? 11 ब्रिटिश प्रांतों में हमारे चुनाव होते हैं। और 11 में से मेरे प्यारे साथी, 11 में से जो 6 प्रांत थे, 6 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। और 3 प्रांतों में बनी हमारी गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार, जिसे हम मिली जुली सरकार या फिर कोएलिशन से जो सरकार बनती है, उसे हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। ठीक है।
और 2 प्रांतों हमारी सरकार ना बनी। कौन कौन में, किस किस में भैया? एक तो बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब में हमारी सरकार नहीं बनी। बंगाल में सरकार नहीं बनी और हमारी कहाँ सरकार नहीं बनी? और हमारी बंगाल में सरकार ना बनी और हमारी कहाँ सरकार नहीं बनी भाई? पंजाब में सरकार ना बनी। चलिए, तो बंगाल में बनी हमारी कृषक पार्टी की सरकार, कृषक पार्टी की सरकार, और पंजाब में बनी यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार, यूनियनिस्ट पार्टी। तो मैंने आपको बताया कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए 1935 के आधार पर 1937 में, जिसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और 3 में हमारी सरकार ना बनी। 3 में बनी गठबंधन की सरकार, 2 में हमारी सरकार नहीं बनी। अरे मैंने आपको बताया कि 6 में पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है, 3 में हमारी गठबंधन की सरकार बन रही है, 2 में हमारी सरकार नहीं बन रही है। बंगाल और हमारा पंजाब, तो बंगाल में बन रही है कृषक पार्टी की सरकार, पंजाब में बनी हमारी यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये जो 1937 में जो चुनाव हुए थे और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, 6 में बनी है, यहाँ कोएलिशन सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं भारतीयों में जो खुशी का माहौल था प्यारे साथियों, भारतीयों में जो खुशी का माहौल था, ये जो खुशी का माहौल था ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। ये जो खुशी का माहौल था ये 1937 से लेकर के 1939 तक ही चला। 1937 से 1939 तक ही चला। और 1939 में कांग्रेस के सदस्य जहाँ जहाँ से जीते थे उन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। संपूर्ण भारत से प्यारे साथी ये लगाइए कि संपूर्ण भारत से कांग्रेस की जहाँ जहाँ से सदस्य जीत रहे हैं, जहाँ जहाँ से कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहाँ से क्या दे दिया? सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया, कलेक्टिवली रिजाइन दे दिया सभी के भी सदस्य ने। अब आप लोग सोचेंगे गुरुजी एक बात बताओ कि भाई क्या कारण रहा होगा इसका? क्या कारण रहा होगा इसका? ऐसा क्या कारण था जो कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य जीत रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दे रहे हैं ये सामूहिक तौर पर पूरे भारत से? तो प्यारे साथियों इस समय 1939 के समय क्या हो चुका है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों ने घोषणा कर दी बिना कांग्रेस के पूछे, बिना भारतीयों के पूछे कि भारतीय भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ है। इन अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। तो प्यारे साथियों इसका विरोध जताने के लिए, यानी कि इसका विरोध करने के लिए, इन अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ से जीती थी उसने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। और ये तिथि थी कौन सी हमारी? ये तिथि थी हमारी कौन सी? 22 दिसंबर। कौन सी तिथि थी? 22 दिसंबर 1939 की हमारी तिथि थी। और आप जानते कि कांग्रेस पार्टी के विरोध में क्या रहती थी? इस समय मुस्लिम लीग रहती थी। तो मुस्लिम लीग ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया, सभी प्रांतों के जितने भी सदस्य जीते थे उन्होंने, उसी दिन जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी उस मुस्लिम लीग ने बनाया कौन सा? उस मुस्लिम लीग ने मनाया हमारा मुक्ति दिवस। क्या मनाया? मुक्ति दिवस। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया कि भैया क्या हो चुका है? अब हमारी कांग्रेस से मुक्ति हो चुकी है संपूर्ण भारत से। ये लीजिए क्या मनाया? क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस की तिथि क्या थी? तो 22 दिसंबर 1939 थी हमारे साथियों। क्या थी? 22 दिसंबर 1939 हमारी तिथि हुआ करती थी। अब आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों को मिलाना इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी था। ये अंग्रेज कह रहे थे कि देखिए भारतीय, हम जो लड़ रहे हैं हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और आप क्या कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, इसमें आप हमारा साथ दीजिए। तो महात्मा गांधी जी बोले कि भैया साथ हम दे देंगे, साथ हम
दे देंगे, लेकिन साथ कब देंगे? साथ हम देंगे जब आप हमें संविधान सभा दोगे। जब आप हमें संविधान सभा दोगे तब आप हम जो है आपका साथ दे देंगे। लेकिन प्यारे साथियों, भारतीयों को मनाना जरूरी था इसमें। भारतीयों को इसमें मनाना जरूरी था। तो भारतीयों को मनाने के लिए पहली बार भेजा गया कौन सा? पहली बार भेजा गया भारतीयों को मनाने के लिए हमारा कौन सा? अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। कौन सा भेजा गया? अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। अगस्त प्रस्ताव भारतीयों को मनाने के लिए भेजा गया। ये आया हमारा 8 अगस्त 1940 को। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव भारत में आया। पूछा गया कि भारतीयों बताइए आपको क्या चाहिए, तो भारतीयों ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया हमें चाहिए संविधान सभा। क्या चाहिए? हमें चाहिए संविधान सभा, और हमें मनाना है संविधान अपना, हमें मनाना अपना संविधान। तो इन अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम आपको संविधान सभा देंगे, हम आपको संविधान सभा देंगे। भाई संविधान आपका अधिकार है, संविधान बनाना आपका अधिकार है, संविधान निर्माण करना आपका अधिकार है, हम आपको संविधान सभा देंगे। लेकिन हम जो संविधान सभा देंगे आपको, हम संविधान सभा देंगे कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। वही वाह, खेला कर दिया। हम कब देंगे? हम आपको देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो प्यारे साथी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संविधान सभा की मांग को प्रथम बार कब स्वीकार किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारतीयों द्वारा जो की जा रही थी संविधान सभा की मांग, उसको स्वीकार कर लिया गया। कब? क्या कहा गया कि हम संविधान सभा देंगे, लेकिन देंगे कब आपको? हम देंगे कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको संविधान सभा दी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं इसका विरोध हुआ भारत में, और इसके विरोध में चलाया, इसके विरोध में भारतीयों ने चलाया क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या चलाया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह भारतीयों के द्वारा चलाया गया। और ये कहाँ चलाया गया? जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। और ये चलाया गया कहाँ से? महाराष्ट्र के पोंगार आश्रम से। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एक जगह है पोंगार आश्रम, पोंगार आश्रम, यहाँ से हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी ये जो अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के लिए मनाने के लिए आया था, ये भी कहीं ना कहीं विफल रहा, ये भी कहीं ना कहीं विफल रहा। लेकिन जब भारतीयों को मनाना जरूरी है, भाई इनकी तो मतलब खाना पच नहीं रहा है, अंग्रेजों का खाना पच नहीं रहा, भारतीय चाहिए तो चाहिए, जरूर चाहिए ना भारतीय। तो पुनः दोबारा मनाने के लिए भेजेंगे क्या? क्रिप्स मिशन। अब पुनः दोबारा मनाने के लिए आएगा हमारा, क्या आएगा? क्रिप्स मिशन हमारा आएगा। क्या आएगा प्यारे साथी? क्रिप्स मिशन हमारा आएगा। तो भारतीयों को पुनः मनाने के लिए क्या भेजा इन्होंने? इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा प्यारे साथी। क्या भेजा इन्होंने? क्रिप्स मिशन भेजा। 22 मार्च 1942 को आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन में भी कहीं ना कहीं वही वाली बात थी हमारी कि भैया भारतीय बताइए आपको क्या चाहिए। कि भारतीय तो भैया सीधा एक ही जवाब था कि हमें चाहिए संविधान सभा, हमें बनाना अपना संविधान, हमें दुनियादारी से, तुम्हारे युद्ध से और तुम्हारा भैया किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बनानी संविधान सभा, हमें हमारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा दीजिए आप लोग। तो क्रिप्स मिशन में इन्होंने कहा कि भैया हम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको संविधान सभा देते हैं, लेकिन आपको संविधान सभा जो दी जाएगी वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दी जाएगी। फिर वही बात, ये लीजिए, फिर वही बात कि भैया कब देंगे? हम देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम इन्हें संविधान सभा देंगे आपको। तो कहीं ना कहीं गांधी जी इसके विरोध में, और गांधी जी ने कहा इसे, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्या दी? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी द्वारा क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक है, या फिर यह उत्तर तिथीय चेक है। उत्तर तिथीय चेक, ये क्या है? ये एक उत्तर तिथीय चेक है या पोस्ट डेटेड चेक है।
किसने कहा? महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया भैया? गांधी जी के द्वारा यह कहा गया। कि यह क्या है? पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक है। क्या मतलब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जैसे मान चलो मैं आपको आज चेक दूं कि भैया आप 1 लाख रुपए निकाल लो, लेकिन आप जो पैसे निकालोगे वो आप पैसे 1 साल बाद निकालोगे। आप जो पैसे निकालोगे वो आप जो 1 साल बाद निकालोगे। ऐसे ही अंग्रेज कर रहे थे कि हम आपको संविधान सभा देंगे, लेकिन देंगे कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। तो इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी द्वारा उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी गई या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे डूबते हुए बैंक का चेक कहा गया। लिखते रहिएगा आप लोग। तो और इस समय की क्या बात थी? इस समय भैया ये जो पूर्वी एशिया के जितने भी देश थे उनको छोड़ करके कहीं ना कहीं ये अंग्रेज जा रहे थे। उनको छोड़ करके अंग्रेज ये जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने सोचा कि भैया लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। नेहरू ने बुलाया, जवाहरलाल नेहरू साहब, उनका गांधी जी द्वारा बुलाया गया नेहरू साहब को कि नेहरू साहब के यहाँ आइए, कि हाँ बापूजी बताइए, बापूजी बताइए कैसा है। गांधी जी द्वारा कहा गया नेहरू साहब से कि नेहरू बेटा ऐसा है, हमें चलाना है देश में भारत छोड़ो आंदोलन। हमें चलाना है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चलाना है? भारत छोड़ो आंदोलन हमको चलाना है। और हमें चाहिए कांग्रेस की अनुमति। हमें चाहिए कांग्रेस की अनुमति। तो नेहरू बोले कि भाई गांधी जी ऐसा कैसे संभव है कि अभी पिछले महीना तो भैया कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, हम आपको अब अनुमति कैसे दिलाएं? हम आपको अनुमति अब कैसे दिलाएं? तो गांधी जी को एक गुस्सा, और गांधी जी ने सीधे सीधे कह दिया कि नेहरू जी सुनो, ऐसा है, हम यानी कि मैं इस देश की मिट्टी से, गांधी जी द्वारा कहा गया कि मैं इस देश की मिट्टी से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूं। मैं इस देश की मिट्टी से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूं। इतनी बात सुनते ही गांधी जी की नेहरू साहब बोले कि भाई बस बस बापूजी बस, है क्या कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल करके प्यारे साथियों 14 जुलाई 1942 कहां पर? महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है बर्धा। कौन सी जगह पड़ेगी? बर्धा। यहां पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कहां पर? महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है बर्धा। तिथि कौन सी थी? 14 जुलाई 1942। प्यारे साथी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 14 जुलाई 1942 की तिथि की क्या विशिष्टता है। क्वेश्चन क्या पूछा कि 14 जुलाई 1942 की तिथि की क्या विशिष्टता है। तो आपको क्या ऑप्शन में देना, ऑप्शन में क्या दिया होगा? जवाब क्या देना है आपको कि इस दिन बर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया। बात यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चल करके ये जो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का, इसको 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा क्या कर दिया? इसे अनुमोदित कर दिया गया। अनुमोदित कर दिया गया। कहाँ भाई? बिल्कुल बात सही है।
कि क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, इसको हम अनुमोदित करते हैं कि अब क्या होगा, अब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। प्यारे साथियों, अगले ही दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी थी। अगले ही दिन से क्या होनी थी, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी थी। यानी कि 8 अगस्त है, यानी कि 9 अगस्त से अगली तारीख कौन सी आएगी, 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की भारत में शुरुआत होनी थी। लेकिन प्यारे साथियों, ये बात पता चल गई ना अंग्रेजों को, ये बात पता चल गई अंग्रेजों को। अब जैसे ही अंग्रेजों को ये वाली बात पता चली कि भारतीय क्या कर रहे हैं, भारतीय हमको भगाने के लिए क्या कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और अगले कल से, मतलब जैसे मान चलो आज भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया कांग्रेस समिति द्वारा, मतलब अगले दिन से, कल से। तो जैसे ही इनको बात पता चली कि भैया 9 अगस्त से क्या होने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली है, तो प्यारे साथियों इन्होंने क्या करा, इन्होंने 8 अगस्त की रात 12 बजे, 8 अगस्त की रात 12 बजे, जिसे हम बोलते हैं जीरो आवर ऑपरेशन, जीरो आवर ऑपरेशन चलाया। क्या का चलाया, जीरो आवर ऑपरेशन। यानी कि जीरो आवर होता भैया ऐसे ऐसे बजते हैं ना, अरे ऐसे बजते हैं ना, जीरो यहाँ होता है, जीरो यहाँ होता है, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी घंटा नहीं होता है यहाँ। तो इन्होंने रात ठीक 12 बजे इन अंग्रेजों द्वारा चलाया गया जीरो आवर ऑपरेशन, और इसके तहत जितने भी भारतीय नेता थे, महात्मा गांधी जी समेत जितने भी भारतीय नेता थे, इन सबको डाल दिया कारावास में। क्या डाल दिया, कारावास में इनको डाल दिया गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया भैया, जेल में डाल दिया गया। ये लीजिए, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये वाला हिसाब इन्होंने कर दिया कि ना तो होंगे नेता और ना होगी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, और ना बात तो करेंगे संविधान की। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, अरे बात क्लियर समझ में आ रही है प्यारे साथियों। चलिए, तो आगे क्या होता है कि भैया 1943 में भारत के वायसराय, नए वायसराय बनकर के आते हैं, कौन, लॉर्ड विवेल। कौन आते हैं, लॉर्ड विवेल। कौन आते हैं प्यारे साथी, लॉर्ड विवेल भारत के नए वायसराय बनकर के आते हैं। और विवेल साहब 1945 में लेकर के आते हैं अपने साथ विवेल प्लान। क्या लेकर के आते हैं, विवेल प्लान, या फिर विवेल योजना हम इसे कहते हैं, विवेल योजना हम इसे कहते हैं, विवेल योजना या फिर विवेल प्लान हम इसे बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथी। अब इस विवेल योजना में कुछ ना कुछ इन्होंने शर्तें रखी, और ये जो विवेल योजना आई, इस विवेल योजना के उद्देश्य थे प्यारे साथियों कि संविधान सभा का गठन, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता करवाना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता करवाना ही किसका उद्देश्य था, इसी का उद्देश्य था, विवेल प्लान का। तो अब हम लोग देखेंगे कि विवेल योजना में क्या क्या मुख्य बातें थी। तो विवेल योजना की क्या क्या मुख्य शर्तें रहीं, क्या क्या इनकी बातें रहीं, विवेल योजना में क्या क्या प्रावधान आए, चलिए हम लोग देखते चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देखते हैं विवेल योजना के प्रावधान। डाल दीजिएगा हेडिंग, विवेल योजना। इस विवेल योजना के क्या उद्देश्य थे भैया, उद्देश्य क्या थे, नंबर 1 संविधान सभा का गठन, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता,
के बीच समझौता करवाना। ठीक है भाई, तो लिखिए विवेल योजना जो आई, इसमें जो प्रावधान थे, प्रावधान क्या थे। नंबर 1, इन्होंने कहा कि हम जो बनाएंगे, हम केंद्र सरकार को नए सिरे से गठित करेंगे। क्या करेंगे हम भैया, हम केंद्र सरकार को नए सिरे से गठित करेंगे, ये नए तरीका से केंद्र सरकार बनाई जाएगी। केंद्र सरकार पुनः गठित की जाएगी। क्या कहा गया कि भैया केंद्र सरकार जो होगी वो पुनः गठित की जाएगी। प्यारे साथी, मैं 2 चित्र आपके पास आपके लिए बना रहा हूं, क्या आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें केंद्र सरकार कौन सी है। आप लोग मुझे बताएं कि इसमें केंद्र सरकार कौन सी भैया। पहला वायसराय प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, दूसरा वायसराय प्लस ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। बताइए आप लोग मुझे, इसमें केंद्र सरकार कौन सी रहेगी हमारी, केंद्र सरकार इसमें कौन सी रहेगी। तो केंद्र सरकार जो रहेगी हमारी वो ये वाली रहेगी, वायसराय प्लस कार्यकारी परिषद। और ये कौन सी है, ये वायसराय प्लस अखिल भारतीय विधान परिषद है, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हमारी क्या कर रही है, ये विधि का निर्माण कर रही है, कानून बना रही है, ये कर रही है कानूनों को लागू करा रही है। तो केंद्र सरकार कौन सी हुई हमारी, तो वायसराय प्लस कार्यकारी परिषद हमारी केंद्र सरकार हुई। तो अब क्या करेंगे, ये इन्होंने ये भी तो कहा कि केंद्र सरकार को हम क्या करेंगे, हम पुनः गठित करेंगे, केंद्र सरकार को हम नए सिरे से बनाएंगे। और इन्होंने कहा कि ये जो केंद्र सरकार होगी इसमें वायसराय प्लस मुख्य सेनापति को छोड़कर, वायसराय यानी कि वायसराय प्लस मुख्य सेनापति को छोड़कर, मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी भारतीय होंगे, सभी भारतीय होंगे। और इन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय होंगे उसमें जितने हिंदू होंगे प्लस उतने उसमें क्या होंगे, मुस्लिम भी होंगे। क्या होंगे उसमें, इतने मुस्लिम भी होंगे। चौथा प्रावधान इन्होंने बताया, इनमें कहा कि भैया जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, जितने भी कैदी जेल में डाले गए हैं, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। ठीक है यहाँ चलिए। और इन्होंने बताया जिसका भाई उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी करवाना है ना। अरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी करवाना है। तो 25 जून से लेकर के 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। क्या हुआ प्यारे साथी, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग जो थी हमारी मुस्लिम लीग, इसका क्या हुआ, इसका समझौता हुआ, इसमें समझौता हुआ। क्या हुआ प्यारे साथियों, इसमें समझौता हुआ। और इन्होंने एक शर्त रखी थी कि ये जो समझौता होगा ये शिमला में करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, ये शिमला में समझौता करवाया जाएगा। क्या कराया जाएगा, ये शिमला में करवाया जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। अरे बात सही है, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक विवेल प्लान आते हैं, वायसराय बने हमारे लॉर्ड विवेल साहब 1943 में। ये भारत में लेकर के आते हैं अपना एक विवेल प्लान, जिसे हम विवेल योजना कहते हैं। इसमें कुछ प्रावधान थे। पहली बात तो इसके उद्देश्य हम जान लें। तो इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा गठन करना, प्लस किसका, प्लस जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है उसका समझौता करवाना। तो इसमें कुछ प्रावधान आए। प्रावधान हमने देखा कि भैया जो केंद्र जो सरकार है उसका हम पुनः गठित करेंगे। दूसरा, जो वायसराय प्लस मुख्य सेनापति को छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे वो सभी के सभी हमारे भारतीय होंगे। और इन्होंने बताया कि जितने भी भारतीय इसमें सदस्य होंगे उसमें जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम भी होंगे। बहुत बढ़िया। अगला, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो 0 आवर ऑपरेशन के तहत भारतीयों के लिए गांधी जी समेत जितने भी नेता थे उनको जेल में डाल दिया था, उनको अब यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर रिहा किया जाएगा। क्योंकि भैया उन्होंने तो वही वाली बात कर दी कि ना होगा बांसुरी ना बजेगी बांसुरी, है ना। अरे ऐसी थी ना बात, बहुत बढ़िया। अरे ऐसा ही ना, अरे विनोद है, बात सही है ना। चलिए
अगला 25 जून से लेकर के और 14 जुलाई तक क्या कराया जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता करवाया गया। कहाँ करवाया गया, शिमला में करवाया गया। कहाँ कराया गया प्यारे साथी, शिमला में करवाया जाए। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सी, कि ये जो शिमला में समझौता हुआ था ये कहीं ना कहीं विफल रहा था। अभी शिमला में समझौता विफल कैसे रहा था, ये शिमला में समझौता विफल कैसे रहा था, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने भी हिंदू होंगे केंद्र सरकार में उतने मुस्लिम होंगे, जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम भी होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो हमारा शिमला समझौता हो रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, इसमें ये जो मुस्लिम लीग थी, इस मुस्लिम लीग ने एक शर्त रखी थी प्यारे साथी। क्या शर्त रखी, अरे मेरे रसगुल्लो, इसमें शर्त ये रखी गई कि जितने भी मुसलमान होंगे ना, जितने भी मुस्लिम होंगे केंद्र सरकार में, उन सबको हमारी मुस्लिम लीग भेजेगी। कौन भेजेगी, मुस्लिम लीग भेजेगी। भैया कांग्रेस वालों के लिए ये बात पची ना, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बात पची नहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि जो शिमला समझौता था 1945 का, ये कहीं ना कहीं विफल रहा। और आगे चल करके 1945 में कहाँ पर, ब्रिटेन में होते हैं चुनाव। और 1945 से पहले ब्रिटेन में सरकार हुआ करती थी विंस्टन चर्चिल साहब की, जिसकी इनकी पार्टी हुआ करती थी कंजर्वेटिव पार्टी। क्या होती थी, कंजर्वेटिव पार्टी इनकी प्यार साथी हुआ करती थी, है ना। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया, कंजर्वेटिव पार्टी इनकी हुआ करती थी। लेकिन 1945 में जब चुनाव हुए तो 1945 में चुनाव में कौन जीता, एक नए दल की सरकार बनी जिसे कहा जाता है लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी जिसमें सरकार बनी किनकी, क्लीमेंट एटली साहब की सरकार बनी। और प्यारे साथी, क्लीमेंट एटली जो थे वो थे थोड़े से उदारवादी नेता हुआ करते थे। कैसे थे, थोड़े से उदारवादी नेता हुआ करते थे। और आप जानते कि जो उदारवादी नेता होता है वो भारतीय, जो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, स्वतंत्रता की व्यक्तिवादी व्यक्ति होता है वो। तो चलिए, अब क्या हुआ, तो व्यक्ति उदारवादी थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली जो थे वो उदारवादी थे। अब इन्होंने कहा, इन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन में, जो ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन, उसमें क्या करा, उन्होंने उसमें घोषणा करी कि भारतीयों का अधिकार संविधान सभा है, भारतीयों के लिए संविधान सभा दी जानी चाहिए। तो प्यारे साथियों, इससे आगे मिलेंगे हम आपसे कल, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि अब टॉपिक हमारा शुरू होगा संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा पर जो होती है वो हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा होती है। और ये 2 दिन टॉपिक चलेगा। कोशिश करूंगा मैं कि आपको एक ही वीडियो में आपको ये संविधान सभा पर जितनी भी चर्चा होती है वो करके चला जाऊँ। ठीक है, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। FM गोल्ड परिवार सदैव आपके साथ है। धन्यवाद।